प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके जितू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10, 10वां पार्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी तरलों के यांत्रिक गुण। यह है इसका लेसन नंबर 4। इससे पहले हमने लेसन नंबर 3 तक काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। दाब क्या होता है, पास्कल का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग पढ़े। उसके बाद हम आए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर और उसके बाद हमने वायुमंडलीय दाब को मापा, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये सब पढ़ा। और उसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रेखीय प्रवाह देखा, विशुद्ध प्रवाह देखा, मतलब टर्बुलेंट फ्लो, और हमारा लेमिनर फ्लो, ये सब देखा। और उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी हमारा सांतत्य समीकरण देखा। लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक छूटा था जिसका नाम था बर्नौली का सिद्धांत। मैंने आपको पहले ही बोला था पूरी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में 101% पूछा जाता है, वो बर्नौली का सिद्धांत ही है। ठीक है, आप चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या होम बोर्ड दे रहे हो, ठीक है, स्कूल में पेपर है, तो आप कुछ भी दे रहे हो, आपकी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा मेजर टॉपिक जो रहेगा वो बर्नौली का सिद्धांत ही रहेगा। सारी कहानी बर्नौली के आसपास ही घूमेगी। तो हमारा आज का जो गोल है, जो टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है कि हमें बर्नौली का सिद्धांत पढ़ना है। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में आपको बर्नौली के सिद्धांत का या बर्नौली के नियम का स्टेटमेंट तो बता दिया था कि भाई किसी भी जो द्रव है अगर वो अशान है, ठीक है ना, असंपीड्य है, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके आदर्श होने के लिए, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा में कौन कौन सी उसकी आ जाती है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उसकी दाबीय ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जाएं हैं प्रति एकांक आयतन में वो क्या रहती है, नियत रहती है। अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, लेकिन इसको अपन ने सिद्ध नहीं किया था, वो आज हम सिद्ध करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस बर्नौली के सिद्धांत पर ही कुछ अनुप्रयोग हैं। कुछ अनुप्रयोग इस क्लास में ओवर हो जाएंगे, कुछ अनुप्रयोग इस क्लास में ओवर नहीं हो पाएंगे, तो उसको अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टेरिसोली का नियम, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। वेंचुरी मापी या वेंचुरी मीटर बोलते हैं इसको, ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और पढ़ेंगे हार्ट अटैक के पीछे क्या रीजन है, क्यों आता है इंसान को हार्ट अटैक, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, और भी बीच में काफी सारी चीजें, ठीक है, जैसे अपन इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि थोड़ा सा नोजल उसका आगे से पतला सा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, फुसफुस होता है ना फुहारा, वो कैसे काम करता है। ठीक है, बॉल कैसे गोल गोल अपनी अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, मतलब, और जो पहले जो घर बनाए जाते थे, झोपड़ी जो बनाई जाती थी, वो ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस हमारे बर्नौली के सिद्धांत पर रिलेटेड है। ठीक है, वो सब अपन बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को बर्नौली की थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई किसी भी अशान या असंपीड्य द्रव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहना, देखो पहली बात तो जो प्रवाह है वो धारा रेखीय होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, विशुद्ध प्रवाह कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि हो जाएगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी, इसके लिए प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए। तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, इस पे आपको फोकस करना है। हमें जो ऊर्जा चाहिए वो एकांक आयतन की चाहिए। अब कौन कौन सी ऊर्जा है उसकी, दाबीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग जो होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, इन तीनों का योग क्या होता है, एक नियतांक होता है, और उसी को बोलते हैं हम बर्नौली का सिद्धांत। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था जो दाबीय ऊर्जा होती है एकांक आयतन की, ठीक है ना, दाबीय ऊर्जा एकांक आयतन की, वो कितनी थी, एकांक आयतन की। ठीक है, वो अपन ने पढ़ी थी बेटा, P के इक्वल है। ऐसे हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी थी एकांक आयतन की, वो हमने कितनी पढ़ी थी, हाफ रो वी स्क्वायर, जब पे वो रो क्या था, इस द्रव का घनत्व। और लास्ट में अपन ने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन की। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रो जी एच। तो इन तीनों का जो योग होता है दाब, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग किसके बराबर होता है, एक नियतांक के। इन तीनों का योग किसके बराबर होता है, एक नियतांक के। ठीक है, तो यही हमारा जो है बर्नौली का
थ्योरम होता है। ठीक है, बस इसको अपने को प्रूफ करना है कि इन तीनों का जो योग है किसी भी बिंदु पर वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक पाइप लिया हुआ है, आपको ये पाइप दिख रहा होगा। हमने इस पाइप के दो पार्ट लिए हैं, दो क्रॉस सेक्शन एरिया लिए हैं या दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिए हैं। एक ये छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और एक ये बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब पाइप एक तरफ से पतला है और दूसरी तरफ से क्या थोड़ा सा मोटा है, यानी कुछ ऐसा। एनसीईआरटी में देखोगे तो भी कुछ डायग्राम आपको मिल जाएगा ऐसा, यानी यहां से तो पतला है ये और यहां पे इसको थोड़ा सा अपन ने मोटा बना दिया। ठीक है ना, यहां से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है भाई, यहां से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1, यहां से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2। ठीक है, यहां से किस वेग से जल बह रहा है V1 और यहां से किस वेग से जल बाहर निकल रहा है V2। इसी तरीके से इसकी जो ऊंचाई है धरती माता से वो है H1 और इसकी ऊंचाई धरती माता से कितनी है, ये हमारे पास है H2, है ना। ये सारी कहानी हमारे यहाँ पे हमें दिख रही होगी, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये इस तरीके का पाइप है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बता रखा है, ये देख लो आप। ठीक है, ये डायग्राम सेम ही, कुछ अलग अलग नहीं है। आप एग्जाम में जैसा कंफर्टेबल फील करें वैसा बना दीजिए। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इस पानी को जब आपको ऊपर चढ़ाना है, भाई मान रहा हूं यहाँ पे आपने पानी को कुछ वेग दिया होगा, कुछ उसको आपने ऊर्जा दी होगी, गतिज ऊर्जा, मतलब पानी को आपने दबाने की कोशिश की होगी। जब आपने दबाने की कोशिश की होगी तो पानी चढ़ के ऊपर चला गया होगा। जैसे आप मोटर से पानी चढ़ाते हो तो आपकी मोटर क्या करती है, आपकी मोटर जो है पानी के ऊपर दाब डालती है। ठीक है ना, आपका जो पानी है ना वो दाब डालता है, पीछे की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन मोटर को उस दाब के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। उस मोटर को दाब के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। इस बिंदु पर दाब ज्यादा होगा, इस बिंदु पर दाब हमारा कम होगा। तो उस मोटर को उस दाब के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा जो ये पानी इसके ऊपर लगा रहा है। पानी तो वापस नीचे आना चाहता है, अभी पानी को आप धक्का देने की कोशिश करो, लेकिन पानी नीचे आना चाहता है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो, तो आप उसको धक्का देके कहां पे भेजने की कोशिश करोगे, ऊपर। तो इस मोटर ने उस दाब के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य किया। उस दाब के विरुद्ध जो उसने कार्य किया है वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने जितना काम किया वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। और मैंने काम किसके विरुद्ध किया, दाब के विरुद्ध। तो सबसे पहले हम दाब के लिए होने वाले कार्य की गणना करने वाले हैं। ठीक है कि भाई दाब के विरुद्ध मुझे कितना काम करना पड़ा। अब इसमें आपकी लास्ट लेसन जो थोड़ी सी हेल्प करेगा, जो हमने पढ़ा था कि भाई दाब के लिए कार्य निकालने का सिंपल सा लॉजिक है। देखो भाई कैसे निकालेंगे। तो पहले मैंने बोला थोड़ा सा इस पाइप को फोकस करते हैं। इस पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A1, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A1, इसमें कितने वेग से हमारा जो है जल प्रवाहित हो रहा है V1। ठीक है, और साथ के साथ हम कोई समय ले लेते हैं T, कि भाई T समय में इसमें से कितना जल पास होकर चला गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये हमारे पास आ जाता है V1 इंटू टी, कि V1 इंटू टी के अंदर जो है V1 इंटू टी जो है लेंथ यानी दूरी तय करेगा। तो ये जो सिलेंडर बन रहा है, ये जो बेलन बन रहा है, इसकी लंबाई कितनी हो गई V1 इंटू टी। भाई दूरी बराबर 4 गुणा समय, वही किया मैंने। तो इस बेलन की जो लंबाई है T समय में जो जल ने दूरी तय करी है वो कितनी है V1 इंटू टी। ठीक है, तो मैंने बोला था कार्य कैसे निकालेंगे, हमने बोला था कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के। अब इसने जो बल लगाया है, अब बल कौन लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात है पानी लगा रहा है हमारे पे। ठीक है, अब बल मुझे पता नहीं, मुझे तो बस ये पता है कि पानी मेरे पे प्रेशर कितना लगा रहा है, पानी मेरे पे प्रेशर कितना लगा रहा है। तो पानी देखो कितना प्रेशर लगा रहा है P1 इस बिंदु पर। ठीक है, तो प्रेशर जो है, जो दाब है हमारे पास, वो हमारे पास कितना आया P बराबर F अपॉन A1, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पे A1 है। तो यहाँ पे देखो दाब कितना, बल कितना लगा हमारे पास, P1 प्रेशर लिया हमने, बल किसके बराबर आया P1 A1, तो दाब मुझे पता चल गया। और इसने कितनी दूरी तय करी, तो इसने दूरी तय करी है V1 इंटू टी, तो दूरी हमारे पास आ गई V1 इंटू टी। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं। तो W हमारे पास किसके बराबर हो गया, W हो गया P1 A1, ये हो गया हमारे पास बल, और ये हो गया हमारे पास V1 इंटू टी। ठीक है ना, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि भाई P1 A1 V1 टी। ठीक है, ऐसे अगर मैं दूसरी तरफ के बारे में बात करूंगी, तो पहली तरफ के बारे में बात हो गई, ऐसे दूसरी तरफ वाले हिस्से में भी जो जल है वो कुछ, अब इस बार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा हो गया।
अब दूसरे तरफ के हिस्से के दबाव के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसका इस बार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A2। इसमें V1 V2 वेग से जो पानी है बाहर निकल रहा है, तो T समय में सेम, T समय में इसने कितनी दूरी तय करी। अच्छा, ये जो है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो जो इसने दूरी तय करी होगी वो पहले से थोड़ी कम तय करी होगी, है ना। उसने ज्यादा की होगी, उसने कम तय की होगी, ऑब्वियस ही बात है। देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये बड़ा है और ये कंपैरेटिवली छोटा है क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इसने जो दूरी तय करी है वो कितनी हो गई हमारे पास, V2T, ठीक है ना। और जल किस वेग से बाहर आ रहा है, V2 वेग से बाहर आ रहा है। तो उसको मैं साफ बना देता हूं थोड़ा सा। तो जल हमारा किस वेग से बाहर आ रहा है, V2 वेग से। ये लो, V2 वेग से जल को अपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर सेम दाब के विरुद्ध कितना काम करना पड़ेगा। अच्छा, दाब अब इस बार इधर लगेगा, ठीक है ना, दाब इधर लगेगा। यहां से पानी को दबाने की कोशिश कर रहा है और वहां से पानी को इधर से दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कार्य कितना पढ़ना पड़ेगा, मान लो इसको अपन W1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वही बल इंटू विस्थापन। वापस सेम जैसे पहले किया था, बिल्कुल एज इट इज। जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा इस बार दाब क्या है, P2, और हमारा क्षेत्रफल कितना है, A2। तो हम लिखेंगे P2 A2, और दूरी कितनी तय करिए, V2 इंटू T। ये हमारे पास आ गया कार्य का मान, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक चीज हमने क्या पढ़ी है, हमने एक चीज पढ़ी है A1V1 इज इक्वल टू A2V2 सांतत्य समीकरण से, उसका भी हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर हम इसकी वजह से निकलने वाले कुल कार्य का मान निकालें तो देखते हो कितना आएगा। तो हम निकालने वाले हैं कि भाई कितना कार्य मुझे करना पड़ा। तो यहां से तो मुझे धक्का देना पड़ा और वहां से पानी मुझे यहां से धक्का दे रहा है, ध्यान से सुनना। यहां से मुझे ऐसे धक्का देना पड़ रहा है और पानी मुझे यहां से धक्का दे रहा है। तो देखो क्या हुआ, देखो यहां पे तो मैं थोड़ा बना देता हूं इसको, वापस ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है। यहां से तो प्रेशर लग रहा है इधर P1 और यहां से प्रेशर लग रहा है इधर P2। तो इसके लिए मुझे काम कितना करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा भाई, कार्य मुझे करना पड़ा W1 माइनस W2। तो हम लिखेंगे दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। तो देखो कितना काम करना पड़ा, P1 माइनस भाई W1 माइनस W2। अब W1 की वैल्यू क्या है देखो, P1 A1 V1 T, P1 V1 A1 T माइनस P2 V2 A2 T। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये हमारे पास कार्य आ गया है, ठीक है, ये कार्य का मान आ गया है। अब ये जो कार्य हुआ है उसने क्या करा होगा, आप खुद सोचो। जब ये पानी ऊपर गया, देखो यहां से कितना वेग था इसका, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। यहां से इस बिंदु पर उसका वेग था V1 और यहां से जो पानी बाहर आ रहा है वो कितने वेग से बाहर आ रहा है, V2। यहां पे जो इसकी ऊंचाई थी वो थी हमारे पास H1 धरातल से, और यहां से जो इसकी ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, H2, ठीक है। ये हमारे पास H1 ऊंचाई है और ये हमारे पास कितनी है, H2 ऊंचाई, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्थिर ऊर्जा कम है और यहाँ पे इसकी स्थिर ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि पानी ऊपर चढ़ गया। होता यही है कि जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो हमने ये चीज नोटिस करी है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेग कम होता है। मतलब यहां से जब मोटर से पानी चढ़ाया था तो वेग काफी ज्यादा था, लेकिन ऊपर पहुंचते पानी का वेग अपने आप कम हो गया। क्यों, क्योंकि स्थिर ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने कार्य किया है ना इस दाब के विरुद्ध, उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की वृद्धि हुई होगी। तो ये जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य वो किसके बराबर हो जाएगा, किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि के, ऊर्जा में वृद्धि के, ठीक है। अब देखो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि V1 का मान V2 से ज्यादा है, मतलब पहले जो हमारा वेग था वो ज्यादा था, बाद में वेग कम हो गया। दूसरी बात H2 जो है वो H1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई साफ साफ बड़ी दिख रही है। तो अगर मैं ऊर्जा में वृद्धि के बारे में बात करूं तो ऊर्जा में वृद्धि में मैं लिखूंगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। के का मतलब गतिज ऊर्जा से, काइनेटिक एनर्जी से
डेल तो परिवर्तन को बताता ही है, और P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। आप U भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा स्थिर ऊर्जा है, ठीक है। अब देखो किया गया कार्य जो किसके बराबर है, डेल W के बराबर। तो देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस mg h1, ठीक है। और ये कार्य में परिवर्तन के बराबर भी है। तो आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। देखो अब चाहिए तो आप कॉमन ले लो एम एम, या तो फिर चलो रहने दो, एम एम को बाद में देखेंगे, चलो छोड़ो। तो हम क्या बोलते हैं, जो डेल डब्ल्यू निकाला उसका मान रख देते हैं P1 V1 A1 इंटू टी माइनस P2 V2 A2 इंटू टी। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा था हम सांतत्य समीकरण का यूज करेंगे। A1 V1 और A2 V2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक चीज और नोटिस करनी है, देखो एक्चुअली ये क्या है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा है ये क्या है भाई, ये तो आयतन है। ध्यान से देखो A1 V1 और T, ये क्या आयतन ही तो है। और मैं आपको क्या बोला था, जितना द्रव आप यहां से डालोगे उतना ही द्रव आप यहां से निकालोगे, ठीक है। जितना द्रव आप यहां से डालोगे उतना ही द्रव यहां से निकलेगा। ये सांतत्य समीकरण बोल रही है, ठीक है। और वो आयतन जो होगा सेम होगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम लिख देते हैं सांतत्य समीकरण से पहले तो A1 V1 A2 V2 के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो हम लिखते हैं सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। सांतत्य समीकरण से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और साथ के साथ जितना द्रव आप यहां से भेज रहे हो उतना ही द्रव वहां से निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब A1 V1 इंटू टी और A2 इंटू टी एक्चुअली जो है वो किसके बराबर है, आयतन के। किसके बराबर है, आयतन के। V यहाँ पे क्या है हमारा, आयतन। देख लीजिए आप, पहले जो हमने सिलेंडर बनाया था यानी कोई बेलन बनाया था, देखो अब इसका आयतन निकालना तो ये तो करूंगा। एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A1 और लंबाई कितनी है V1 इंटू टी, तो आयतन क्या आया A1 V1 इंटू टी, जैसा सांतत्य समीकरण में किया था। इसका मतलब इस A1 V1 टी और A2 V2 टी, भाई दोनों तो वैसे ही बराबर है, बस टी से और गुणा कर दिया। तो ये दोनों किसके बराबर है, आयतन की, और वो नियत है दोनों के केसेस में। यानी समीकरण 1 को मैं लिख सकता हूं, अतः समीकरण 1 क्या हो गई, अतः समीकरण 1 क्या हो गया हमारे पास, P1 V क्या हमारे पास, आयतन, माइनस P2 V भी क्या है पे, आयतन। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर, और ये हमारा किसके बराबर है, जो हमने कार्य किया, ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 3। अब क्योंकि समीकरण नंबर 2 बोलती है, क्या बोलती है भाई, कि किया गया कार्य ऊर्जा में वृद्धि के बराबर ये रहा। और समीकरण नंबर 3 से हमने ये पा लिया कि हमने जो काम किया है वो हमने किसके अगेंस्ट किया है, दाब के विरुद्ध किया है, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं, आपस में इनकी तुलना कर सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो हमारे पास देखो तुलना करने के बाद, क्योंकि दोनों तरफ कार्य ही है, यहाँ पे भी कार्य यहाँ पे भी कार्य, क्या लिखूंगा मैं, P1V माइनस P2V इज इक्वल्स टू 1/2 M V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 M V1 का स्क्वायर माइनस 1/, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 नहीं, MgH2 माइनस MgH1, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, V यानी आयतन। आयतन कॉमन लेके उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए। तो देखो यहां से कॉमन लिया हमने V, और ये टर्म एज इट इज लिखना है इसको अपने को, फटाफट से लिख देता हूं, ये MgH1, ठीक है। अब ये जो आयतन आया ना, इन सबको डिवाइड में लेके जाओ। अब जब ये डिवाइड में जाएगा ना, इतनी बात तो सबको आती है कि ये V जो है, जो आयतन हमारे पास आया, ये V बड़ा वाला आयतन है और यहाँ पे वेग है, ये सब के डिवाइड में चला जाएगा, ये सब के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू
देखो इसके भी डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसके भी डिवाइड में चला जाएगा, और फिर इसके डिवाइड में भी चला जाएगा, mgh2 अपॉन v, और यहाँ पे mgh1 इंटू v। ठीक है, और हम जानते ही हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो घनत्व वो किसके बराबर होता है, m बटा v के। जो घनत्व वो किसके बराबर होता है, m बटा v के। तो देखो क्या है हमारे पास, p1 माइनस पी2, ये बन गया हाफ रो v2 स्क्वायर, ये तो चाहिए था, माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर, पहला समीकरण, माइनस रो gh2 माइनस रो gh1। बस हो गया तुम्हारा काम। देखो अभी जो एक एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, दोनों ऋणात्मक इधर आ जाएंगे, यानी जो हमारी एक एक वाली टर्म है, इस वाली को उधर ले आओ, इस वाली को भी इधर ले आओ, और इन मैडम को उधर ले आओ। ये देखो दाब के साथ कौन आया, P1 के साथ कौन आया, 1/2 रो वी स्क्वायर, वहां पे ऋणात्मक था, यहाँ पे धनात्मक हो गया, प्लस रो gh1, और वहां पर ये P2 में महारानी चली गई, तो कितना हो गया, P2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर, ये रही टर्म, और यहाँ पे प्लस है हमारा, हमने माइनस कैसे लिख दिया इसको, बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ही हमने गलती से माइनस लिख दिया, प्लस ही था हमारा, ठीक है ना, वो गलती से माइनस हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस रो gh2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो था वो हमारे पास आ गया है, और रिजल्ट क्या बोल रहा है भाई, कि हर बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, यानी जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, नियत है। भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर कहीं मैं ऐसा लिख पाऊं a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, तो इसका मतलब क्या होता है, ab क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अब चाहे पे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे यहाँ 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, 4 का कितना भी लिखा हो, इसका मतलब ये क्या है, नियत है। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसको हटाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से क्या बोलेंगे कि भाई जो P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh, ये किसके इक्वल आएगा, एक नियतांक के, एक कांस्टेंट के। ठीक है ना, किसके इक्वल आएगा, एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, आई होप सबको डेरिवेशन समझ आ गई होगी। डेरिवेशन में सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने पहले दाब की वजह से जो कार्य निकाला अलग अलग वो निकाला, फिर जितना अपन ने कार्य किया वो निकाला, फिर वो जो कार्य है वो ऊर्जा में वृद्धि के बराबर था, फिर बस दोनों का आपस में कंपेयर किया है। उससे पहले बस सांतत्य समीकरण से a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, और उसमें लिखा अपन ने आयतन, ताकि p1 v और ये p2 v बन जाए, फिर उसको वहां पे लेके गए, सिंपल सी डेरिवेशन हो गई। ठीक है, चलिए आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहां जो मुझे एक बात और वो करनी है, इंक्लूड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो बात ये है बच्चों, देखो अगर ऐसा हो, जैसे मान लो, तो देखो जैसे पाइप है, ठीक है ना, आगे से पाइप पतला है और पीछे से पाइप कैसा मोटा है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको धरातल से किसी भी ऊंचाई पर रख रखा है, मान लो ये धरातल है, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी दो बिंदु लूं, ठीक है ना, एक मैंने बिंदु लिया A और एक मैंने बिंदु लिया है B। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझ पाए होंगे कि ये दोनों बिंदु धरातल से समान ऊंचाई पर है। देखो ये रहा, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई धरातल से क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों की स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। जब दोनों की स्थितिज ऊर्जा बराबर है, मान लो मैंने बोला पहले वाले की आ गई P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रो g। अगर इसकी ऊंचाई भी h है तो दूसरे वाले की ऊंचाई कितनी होगी, h ही होगी। भाई वेग अलग होगा, दाब अलग होगा, लेकिन ऊंचाई सेम ही है। कुल मिला के दोनों गए, ये और ये कट गए। तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर वो दोनों सेम ऊंचाई पर है, अगर वो सेम ऊंचाई पर है, तो उनका दाब और जो एकाक आयतन की गतिज ऊर्जा है आपस में बराबर होगी। ठीक है ना, ये वाली बात है। अब ये जो ना अगर बराबर है, तो समझना एक बात को,
अगर मैं बिंदु ए को देखूंगा तो देखो ए बिंदु जो है वो थोड़ा इसके पास में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसके ऊपर वेग कम होगा। बिंदु ए पर जो वेग का मान है वो बिंदु बी से क्या होगा, कम होगा। मान लो ये थोड़ा इसके ज्यादा क्लोज है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बड़ा है तो वेग कैसा होगा, कम होगा, और बी पर वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब साफ साफ इक्वेशन समझ आ रहा है कि अगर मान लो दूसरे बिंदु पर यानी इस बिंदु पर इसका मान ज्यादा है और इसका मान कंपैरेटिवली कम है, तो क्योंकि हमें तो कुल ऊर्जा नियत रखनी है, तो अगर इसका मान ज्यादा हुआ, इसका मान ज्यादा हुआ, तो इस जैसी वैल्यू बनाए रखने के लिए इसके मान को कम होना पड़ेगा और इसके मान को बढ़ना पड़ेगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर गतिज ऊर्जा यहां पे कम हो रही है, वहां पे बढ़ रही है, इसका मतलब जो दूसरी टर्म उसके साथ लिखी हुई है यानी जो दाब लिखा है उसको घटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ ऊर्जा क्या रखनी है, बराबर रखनी है। देखो वैसे हमारे थॉट प्रोसेस पे एक बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि वेग बढ़ाने के लिए दाब बढ़ाना पड़ता है। अपन बोलते हैं ना पानी में प्रेशर बढ़ रहा है तभी वेग बढ़ रहा है, बात गलत है, बात पूरी तरीके से गलत है। दाब से कभी भी वेग नहीं बढ़ता। इसका मतलब देखो जैसे यहां पे अगर वेग ज्यादा है ना तो यहां पे दाब कम होगा, यहां पे अगर वेग ज्यादा है ना तो यहां पे दाब कम होगा। जहां वेग ज्यादा होता है वहां दाब हमेशा कम होता है, ये इक्वेशन यही बोलती है। तो देखो ना इस टर्म को अगर बढ़ाया मैंने तो इस टर्म को कम होना ही पड़ेगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए, दाब जो है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती, आप ऐसे समझ लीजिए याद करने के पर्पज से कि भाई अगर मैंने कहीं वेग बढ़ाया तो दाब कम होगा। ठीक है, वैसे थॉट प्रोसेस पे जैसे मैंने आपको बोला बहुत बड़ा झटका ये, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि पानी को अगर दूर तक भेजना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। भाई प्रेशर बढ़ाओ तो हम बोलते हैं ना कि वेग बढ़ जाता है, तो ये बात गलत है, पूरी तरीके से गलत है, हम बोलते ही गलत है। ठीक है, हम बोलते ही गलत हैं, जैसे मैंने आपको घर्षण में बताया था ना वैसा ही कुछ, कि ये बात हम गलत बोलते हैं। दाब बढ़ाने से हमेशा वेग घटता है और दाब घटाने से हमेशा वेग बढ़ता है। यहां से साफ साफ समझ आ रहा होगा। इसका मतलब वेग बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, वेग घटाओगे दाब बढ़ेगा। ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि आगे जितने भी अपन चीजें पढ़ने वाले हैं, चाहे हार्ट अटैक पढ़ेंगे, चाहे वो हट वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उन सब के अंदर ही हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट। तो आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अपन आगे चल सकते हैं। फिर पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन बेटा हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, वो क्यों पड़ता है, इससे अपने को जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये सब तो मैंने बहुत फालतू की रामायण लिखी हुई है, तो आप पढ़ेंगे खुद ही। ठीक है, वो मैं पढ़ ही दूंगा चलो आपके लिए। तो देखो समझा मैं आपको देता हूं, ये मैंने हार्ट का पिक्चर डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है। जो हार्ट है, ठीक है, उसमें जो ये आर्टरी है ना, ठीक है, धमनी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये जो धमनी है इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल होता है। अपन बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बॉडी के अंदर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये वसा जो होता है ना, वसा जिसको अपन फैट बोलते हैं, वो फैट क्या होता है इन आर्टरीज के अंदर, इन धमनियों की अंदर वाली पार्ट में, दिख रहा है अंदर वाली लेयर्स में, इस तरीके से जम जाता है यहाँ पे, ऐसे है ना, इस तरीके से जम जाता है यहाँ पे। हम जो फैट जरूरत से ज्यादा खाते हैं ना, तो फैट इस तरीके से इन धमनियों पे जाके चिपक जाता है ऐसे, यहाँ पर, जिसको अपन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के लिए बहुत खराब होता है वो यहाँ पे जाके जम जाता है। अब क्या होगा कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये आपकी धमनी है, ठीक है, आर्टरी है, और ये इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम गया, यहाँ पे जमा, और थोड़ा कलर शलर कर देते हैं, और यहाँ पे मान लो जम गया इस तरीके से। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि ब्लड तो अभी भी उसी स्पीड से फ्लो करना चाहता है। आपको पता है जो हमारा जो हार्ट है यानी हमारा जो दिल है, हृदय जो है, वो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करता है ताकि पूरी बॉडी में चला जाए। तो हुआ क्या कि यहाँ से रास्ता हो गया पतला। भाई मान लो जैसे इंडियन रोड है ना, मतलब मान लो यहाँ से भी लोगों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, वो कर लिया, हमारी पार्किंग कर ली, यहाँ से भी पार्किंग कर ली, ऐसा कुछ कि यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल यानी वसा जम गया। वसा के जमने की वजह से पाद बहुत छोटा हो गया। अब जब पाद बहुत छोटा हो गया तो यहां से, क्योंकि देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो गया और पढ़ा था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करो वेग बढ़ेगा, सांतत्य समीकरण ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेग बहुत एकदम से सडनली ड्रामेटिक तरीके से बहुत ज्यादा वेग बढ़ जाएगा।
अब हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? वेग बढ़ा दो दाब घट जाएगा, वेग बढ़ा दो दाब घट जाएगा, यानी वेग बढ़ा दाब घटा, यानी इस पूरे रीजन के अंदर, बीच वाले रीजन में आपका दाब घट रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर घटने से क्या होगा भाई? प्रेशर घटने से ये होगा कि बाहर वाला एनवायरमेंट, वातावरण जो है अभी वो तो उतना ही दाब लगा रहा है जितना पहला लगा रहा था, बस हमारी ब्लड ने क्या कर रखा था, अंदर की तरफ से दाब लगा रखा था, जिसकी वजह से बाहर के वायुमंडलीय दाब को बैलेंस करके बैठा था। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था। लेकिन यहां पे सडनली क्या हुआ, क्योंकि बहुत कम जगह बच गई तो ब्लड को बहुत स्पीड से फ्लो करके जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही है, रोड पतली हो गई, बहुत सारे लोग या बहुत ज्यादा ट्रैफिक पहले भी जाता था तो अभी भी जाएगा। तो इसका मतलब उस छोटी सी पतली सी जगह में से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं वेग को जाना है उतने ही समय में, तो एकदम से वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा दाब घटेगा। अंदर का दाब घटा लेकिन बाहर का तो अभी भी उतना ही है, यानी बाहर का दाब अंदर के दाब से हो गया ज्यादा, और ये आर्टरी जो है, ये जो धमनी है पिचकने लग गई, तो इसका शेप हो गया ऐसा, ठीक है ना। पहले कोलेस्ट्रॉल जमा था, जगह पहले ही बहुत कम थी, कंजेस्टेड थी, और बाहर से दाब और आ गया, ठीक है ना, बाहर से दाब ने उसको और दबा दिया। अब दबा दिया तो चिपक गई तो आगे ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, और ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड जा ही नहीं पा रहा, ब्लड की पंपिंग रुक जाएगी, ठीक है। जब आगे पानी भेज ही नहीं पा रही, मोटर कहीं से जाम हो गई तो मोटर तो खराब ही होगी ना, क्योंकि मोटर को तो आगे पानी को धक्का देके भेजना है, लेकिन वो भेज पा ही नहीं रही है, जगह बंद हो गई, अब क्या करें, ठीक है, तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। बहुत सिंपल से लॉजिक था, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जगह पतली हो गई, जगह पतली हुई तो क्या हो गया, वेग बढ़ा तो दाब घटा, सिंपल लॉजिक। पतली जगह वेग ज्यादा तो दाब कम दाब, बाहर से तो दाब उतना ही लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, उसने तो दबा दिया तो चिपक गई तो ब्लड आगे जा नहीं पा रहा, हमारा जो रक्त है वो आगे जा नहीं पा रहा, तो बस हो गया हार्ट अटैक, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये सारी रामायण मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, पेड नोट्स है तो पेड नोट्स में से आराम से पढ़िएगा, ठीक है। जो मैंने बोला वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब आते हैं हमारे जो एक्सपेरिमेंट, हमने जो दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी थी, चलिए उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास चाल का बहिस्राव, मतलब टेलीसॉरी का एक्सपेरिमेंट या टेलीसॉरी का नियम। टेलीसॉरी भी साइंटिस्ट का ही नाम है, वैज्ञानिक का। तो उन्होंने बोला कि मान लो इस तरीके का कोई कंटेनर है, ये रहा, और मैं चाहता हूं कि किस वेग से उसके अंदर से पानी निकलेगा वो मुझे पता करना। आप सब जानते हो ना, मैंने टंकी ली, टंकी में क्या कर दिया, एक होल कर दिया छोटा सा, और छोटे से होल करते आपको देखेगा कि उसमें से तो पानी बह रहा है, और पानी की जो दिशा है वो कैसी है, पैराबोलिक, परवलयाकार। पानी ऐसे परवलयाकार पथ में बाहर की तरफ निकल रहा है, तो किस वेग से निकल रहा है, ठीक है ना, कितना दूर जाएगा, ये सारी चीजें अपने को पता करनी है। तो ये भी हम आराम से, हमारा जो नियम है जो हमने पढ़ा है अभी बर्नौली का, उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेनर है मान लो, और इस कंटेनर के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी ऊंचाई, देखो बच्चों, इसकी कुल ऊंचाई हमारे पास है, इसने तुम्हारी बुक वालों ने y2 ली है, ठीक है। आप बड़ा वाला h भी ले सकते हो, हम बड़े वाले h के साथ कर लेते हैं कि बाकी जगह जितना डेरिवेशन देखोगे तो कैपिटल H ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैपिटल H या चलो y2, तुम्हारी बुक में y2 ले रखा तो चलो y2 ले लेते हैं। तो मान लो y2 ये ऊंचाई, छोड़ो h को हटा देते हैं, y2 मान लेते हैं। तो ये y2 इसकी कुल ऊंचाई है, इसमें से जहां पे होल किया हुआ है, जहां से हमें पानी निकालना है, उसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, y1, और ऊपर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, h, ठीक है। और y2 ऑब्वियसली किसके बराबर है, y1 प्लस h की, साफ साफ दिख रहा है, y2 किसके बराबर है, h प्लस y1 की, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पानी किस वेग से निकल रहा है वो पता कर लूं, देखो पानी ऐसे निकल रहा है इसमें से, ठीक है। तो उस वेग को अपन ने क्या बोल दिया, उस वेग को अपन ने बोल दिया v1, ठीक है। ये अपने को निकालना है कि पानी किस वेग से बाहर आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि कंटेनर ऊपर से बंद है, ठीक है ना, मतलब जो भी टंकी वंकी है ना वो ऊपर से बंद है तो अंदर कुछ ना कुछ दाब होगा, उस दाब को अपन ने क्या बोल दिया, उस दाब को भी अपन ने बोल दिया P। और यहां पर जैसे ही पानी बाहर आता है उसके ऊपर कौन सा दाब लगने लग जाता है, वायुमंडलीय दाब। ध्यान रखना, अगर कोई सतह मुक्त है तो उसमें सिर्फ एक ही दाब लग सकता है,
वो है वायुमंडलीय दाब। तो इस पे सिर्फ एक ही दाब लग रहा है, वो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए इसको अपन ने लिखा है PA। ठीक है, तो इस पर दाब लग रहा है P, इस पर दाब लग रहा है PA। ठीक है, यहां पर पानी रुका हुआ है, मान लेते हैं, क्योंकि पानी नीचे जा रहा होगा ना, पानी कहां जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, और उसमें से पानी बाहर निकल रहा होगा। तो जिस वेग से पानी नीचे गिर रहा है इसके अंदर, जिस वेग से पानी नीचे जा रहा है इसमें, उसको अपन बोल देते हैं V2। क्या बोलते हैं इसको, V2। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A2, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A1। अब सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। अब यहां पे देखना, यहां से बहुत अच्छे से देखना भाई, अगर मैं बात करूं V2 के बारे में, तो V2 किसके बराबर है, A1V1 अपॉन A2। यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि A2 A1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है ना, होल तो बहुत छोटा सा है, और जो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है बहुत बड़ा है। तो A2 जो है बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू A1, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्रफल ये वाले से बहुत बड़ा है। अगर ये वाला क्षेत्रफल इससे बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जाने की रफ्तार इससे बाहर निकलने वाले द्रव की कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तुम खुद ही नोटिस कर लो, पानी बाहर बहुत ज्यादा वेग से गिरता है, और ऊपर से नीचे जो उसका लेवल कम होता है ना, बहुत स्लो 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 होता है। यानी कहीं ना कहीं V1 का मान जो है V2 से कहीं ज्यादा है, तो हम यहाँ पे V2 के मान को लगभग 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे V2 के मान को क्या लेके चल रहे हैं, लगभग 0, हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पे पानी का लेवल बहुत 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 स्लोली कम होगा, और इसका काफी स्पीड से बाहर जाएगा। तो हमने V2 को यहाँ पे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब देखो, अब यहाँ पे लगाएंगे अपन बर्नौली का सिद्धांत। तो देखो बर्नौली के सिद्धांत से, बर्नौली के सिद्धांत से मेरे को करना क्या है, मुझे निकालना है V1 का मान, कि भाई किस वेग से पानी बाहर आ रहा है। तो बर्नौली के सिद्धांत से देखो, अगर मैं इस हिस्से पे देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, चलो पहले इस हिस्से को ले लेते हैं। चलो यहाँ पे लूंगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है ना, ये हमने हमारा फॉर्मूला लिखा और कुछ भी नहीं करा है। अब देखो यहां पर जो P1 दाब है वो किसके बराबर है, P1 PA के। तो P1 का मान किसके बराबर है, PA के, क्योंकि वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ठीक है, हाइट जो है इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है, Y1। तो यानी जो हमारा H1 है वो किसके बराबर हो गया, Y1 के। देखो दूसरी जगह आते हैं, P2 को हमने किसके बराबर ले रखा है, P के, अंदर से लगने वाला दाब इसके ऊपर। इसके बाद V2 का मान हमने उसको 0 मान लिया क्योंकि बहुत छोटा था। इसके बाद H2 मतलब इसकी हाइट, देखो इसकी हाइट कितनी मानी अपन ने, Y2। तो इसकी हाइट हो गया हमारे पास, H2 का मान हो गया Y2। ठीक है ना, बस सारी वैल्यू को यहां डाल दो, V1 का मान आ जाएगा। तो देखो P1 का मान लिखा अपन ने PA प्लस फिर क्या था, 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G, और इसकी हाइट H1 का मान कितना है, Y1। तो हो गया हमारे पास Y1 इज इक्वल्स टू P प्लस P2 को P बोला था अपन ने, प्लस रो V2 का स्क्वायर, 4 टर्म 0 हो गई क्योंकि वेग 0 है। चलो मैं लिख देता हूं रो 0 का वर्ग प्लस रो G Y2। ठीक है ना, तो देखो इसमें से ये टर्म तो चली गई क्योंकि ये तो 0 है, तो इसका तो काम है ही नहीं। चलो okay। हमें क्या चाहिए, V1। तो बाकी सारी टर्म को उधर ले जाओ, सिंपल। तो देखो यहाँ कितना आया, ये गया उधर, ये भी गया उधर, इनका इनके साथ बॉन्डिंग बन रही है, तो P माइनस PA। इसकी इसके साथ बॉन्डिंग बन रही है, इसकी और इसकी, रो G Y2 माइनस रो G Y1। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है,
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है रो जी, अंदर क्या बचा y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, और ये 1/2 रो v1 स्क्वायर। मुझे तो v1 के मान से मतलब है, तो 1/2 किधर चला जाएगा डिवाइड में। v1 का वर्ग किसके बराबर हो गया, p माइनस pa प्लस रो g y2 माइनस y1। अच्छा y2 माइनस y1 भी देख लो, y2 माइनस y1 क्या देगा आपको h, देख लो आप, लिखा ना अपन ने, तो y2 माइनस y1 क्या देगा आपको h। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे h लिख देता हूँ, इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं। हमने इसको क्या बोल दिया सीधा सीधा h मतलब इसकी ऊपर से जो डिस्टेंस है ना, पानी होल जितनी ऊंचाई, ऊपर से नीचे जितनी हाइट पे, और ये अपॉन ये 1/2 रो नीचे जाएगा तो ये रो/2, ठीक है। इसमें 2 देखो कहां चला गया ऊपर, रो एज इट इज। देखो v1 का मान कितना आया, रूट में 2 ऊपर चला गया था, अंदर कितना आएगा p1 माइनस p0, इसको हमने p ही बोला है, इसको p ले लेते हैं, प्लस रो जी एच और ये अपॉन रो, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। रूट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास v1 का मान। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात थी और आई गेस सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली क्या होता है, कंटेनर जो होता है ना वो ऊपर हवा में, मान लो ये कंटेनर ऐसे पानी बह रहा है, हम जनरली बोलते हैं कि ये जो कंटेनर है ना जिसमें पानी भरा हुआ है, ये किसके संपर्क में, हवा के संपर्क, मतलब अगर ढक्कन ऊपर से क्या है खुला हुआ है, ठीक है, ढक्कन के ऊपर से खुला हुआ, कोई ढक्कन वक्कन नहीं लगाया, ढक्कन तो पहले लगाया था, ये रहा ढक्कन लगाया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। पर मान लो ढक्कन है ही नहीं, जब ढक्कन नहीं होगा तो जो ऊपर वाले जो पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के। अगर ढक्कन ना हो, ठीक है ना, ढक्कन रही तो या वो वायु के संपर्क में, ऐसा बोल सकते हो। तो अगर ये ढक्कन रहित है, ये वायु के संपर्क में है, तो ऊपर वाला दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बोला था जो भी सतह वायु के संपर्क में होती है उस पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे P माइनस P की जगह कितना आ गया, 0, कैंसिल हो गया दोनों। तो देखो क्या बचा 2, ये हो गया हमारे पास अंदर वाला आइटम 0 प्लस रो जी एच और ये अपॉन रो, और ये पूरी टर्म किसमें, रूट में, v1 का मान है, ठीक है ना। v1 क्या है, जिस वेग से जल बाहर आ रहा है, h क्या है, ये ऊंचाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला बना 2 रो जी एच अपॉन रो और ये हमारा v1। तो देखो ये हमारा दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास v1 इज इक्वल टू 2 रो जी एच। आई होप ये सबको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इतने वेग से जल बाहर आएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका अधिकतम मान निकालना है, मान लो मुझे पता करना है कि जो पानी है ना वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाना चाहिए, ये मुझे रेंज पता करनी है, तो मैं रेंज भी पता कर सकता हूं, ठीक है। मैं जो है परवलय की समीकरण का यूज करूंगा और मैं आराम से रेंज का पता कर सकता हूं कि पानी कितना दूर जाएगा, तो पता करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप सबको आई गेस फॉर्मूला तो आता ही होगा, पढ़ा है ना अपन ने, उसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, कि कितना दूर जाएगा जल, ठीक है, कितना दूर जल जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं पहले बोल रहा हूं। तो देखो इस तरीके की बात है, ये एक परवलयकार पथ तय कर रहा है। यहाँ पे देखो ux का मान कितना बेटा, v के बराबर ही v1 के, ठीक है ना। uy का मान तो 0 ही है। उसके अलावा u त्वरण जो है हमारा a की डायरेक्शन में, तो हमारे पास हो गया ax, वो कितना है 0। हमें तो r ही पता करना है, रेंज। तो आपको पता है हमें दूरी पता करनी है किसमें, x में, तो मैं लिखूंगा sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो मुझे टाइम चाहिए होगा, टाइम के लिए मैं किसका यूज करूंगा, 2u sin थीटा अपॉन g। लेकिन या फिर दूसरा सीधा सीधा यूज कर लो कि इसकी ऊंचाई कितनी है धरातल से, इसको हमने कितना बोला था, पीछे जाते हैं एक बार, इसको हमने बोला था y1, इसको हमने क्या बोला था y1, ठीक है। तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं कि इस बिंदु पर
जो हमारा वेग है, प्रारंभिक वेग, वो क्या बच्चों 0, और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है नीचे की तरफ g। ठीक है, तो यहां से हम आराम से समय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, समय देखो कैसे निकालेंगे अपन, समय निकालने के लिए अपन यूज करेंगे SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही यूज कर रहा हूं जो अपन ने पहला पढ़ा था, पैराबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, प्रक्षेप्य गति। तो ये जो SY है वो खुद किसके बराबर है, y1 के बराबर, ये टर्म तो गई क्योंकि y का मान 0 है, बराबर हाफ AY का मान कितना है g, और ये t स्क्वायर है। यहां से देखो t कितना आएगा, ये भाई साहब गए उधर, तो 2y1 और ये अपॉन में g, ये हमारा क्या आ गया समय। ठीक है, तो हमारा समय कितना आ गया, समय हमारे पास आ गया 2y1 अपॉन g। बस इसका भी यूज कर लो, सिंपल, त्वरण तो है ही नहीं, तो रेंज हमारे पास कितनी आ गई v1 इंटू ये जो समय है 2y1 अपॉन g, खत्म। ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख देना, ये एक्स्ट्रा है ना, एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन योर NCERT, नॉट इन NCERT। ठीक है, मैंने अपने मन से बताया है। और अधिकतम अगर आपको रेंज चाहिए, अगर आप R का अधिकतम मान निकालना चाहते हो तो तब निकलेगा जब जो ये ना, ये क्या बोलते हैं हमारा, हम बोल सकते हैं ये ऊंचाई जो है इसकी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई हमारे पास धरातल से, वो पूरी जितनी भी इसकी लंबाई ना कंटेनर की, उसकी जस्ट आधी हो जाए। मान लो यहाँ पे कंटेनर की ऊंचाई अगर h होती, तो ये तभी हो सकता था जब आपकी हाइट जो है ना ये वाली, मतलब जो होल है बिल्कुल बीच में हो, होल क्या हो बिल्कुल बीच में, तब ऐसा हो जाएगा। छिद्र बिल्कुल कहां पे हो, मध्य में, छिद्र मध्य में हो। अगर छिद्र मध्य में हो तो इसके अंदर से जो जल निकलेगा वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, कहां से आया कैसे आया उससे में मतलब नहीं है, उसके लिए अपने को अवकलन करना पड़ेगा, उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, फिर वहां से मान आएगा। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ एक रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा जो। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बचा है हमारा, ये एक और लिखा है टेरिसोली का नियम, जो मैंने आप लोगों को भी बताया वही है कि किसी बर्तन में भरे द्रव का बर्तन की दीवार से बने छिद्र से बहिस्राव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव मुक्त पृष्ठ से छिद्र से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से प्राप्त कर लेता है। मतलब ऐसे जो पानी निकल रहा है ना, तो एक्चुअली वो होल से जो पानी निकल रहा है वो किसके बराबर है भाई, अगर वो छिद्र, क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में है, तो वो जो वेग होगा वायुमंडल से जो हमने निकाला है वेग, वो एक्चुअली वही वेग होगा जो उसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, देखो ये लिखा है बर्तन की दीवार से बने छिद्र से जो पानी निकल रहा है वो उसी वेग के बराबर है जो मुक्त पृष्ठ से छिद्र से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से प्राप्त होता है। मतलब जो अभी हमने V1 निकाला ना, उसी की बात कर रही है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गई होगी बात। और छिद्र के पश्चात जो द्रव निकलेगा उसका पाथ परवलयाकार होगा। ठीक है ना, ये भी हमने बात करी। चलो अब हमारा जो है वेंचुरी मापी, अभी जो वेंचुरी मापी है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, पर इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये इस लेसन में खत्म हो जाए। तो देखो बच्चों, वेंचुरी मापी होता क्या है, मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूं सीधा। ये है हमारा वेंचुरी मापी। वेंचुरी मापी में क्या होता है, एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा होता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से पानी मान लो इस बड़े वाले पार्ट से जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लो रेड ले लेते हैं, इन लोगों ने इसको बड़ा वाला ही लिया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, मान लो अगर यहाँ से वेग मैंने V1 लिया और यहाँ से वेग V2 लिया, तो साफ साफ दिख रहा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दो वेग घटेगा, तो यानी V2 का मान V1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अभी क्या बोला, अगर वेग बढ़ा तो दाब घटेगा, अगर वेग बढ़ा दाब घटेगा, अगर वेग बढ़ा दाब घटेगा। सेम चीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब ज्यादा है। हमने क्या कर रखा है, इनके दाब को मापने के लिए एक और ट्यूब लगा दी, वो यूट्यूब नहीं जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिसपे हम देख रहे हैं, एक यू शेप की ट्यूब लगा दी, और इसमें एक ऐसा द्रव भरा हुआ है जो इससे अलग है, इस वेंचुरी मीटर से पास होने वाले द्रव से अलग है। इसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है जो हमने लिया है, वो उससे ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है। इस मामले पे आप लोगों ने हनी भर दिया, मतलब शहद भर दिया, या कोई भी ऐसा द्रव जो इससे गाढ़ा हो। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने तेल भरा और ऐसे पानी जा रहा है, तेल जो होता है उसका घनत्व पानी से कम होता है, तो ये तेल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते। यहाँ पे जो भी हम द्रव भरेंगे, पारा भरेंगे या फिर हम जैसे मैंने आपको बोला शहद भरेंगे, या जो भी आप द्रव भरना चाहते हो जिसका घनत्व ज्यादा हो, वो आप जैसे ही आप भरोगे, तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जो दबाव है, यहाँ पे जो प्रेशर है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेग कम है। तो यहाँ पे दबाव ज्यादा डाला, यहाँ पे दबाव कम डाला, तो ये द्रव को ज्यादा दबाएगा और ये द्रव को कम दबा पाएगा। तो देखो कुछ अंतर आ गया YouTube के अंदर, ठीक है। इस YouTube में जो दाब का अंतर आया है, यही मुझे निकालना है, ठीक है, कि दाब का अंतर आया कितना, देखते हैं। चलो, तो हम अगर यहां पर लगाते हैं किसकी, सातत्य समीकरण, तो सातत्य समीकरण से देखो क्या आएगा, सातत्य समीकरण से हमारे पास आएगा a1v1 इज इक्वल टू a2v2, ठीक है ना। ये बात हमें समझ आती है। फिर अगर मैं लगाऊं, किसका यूज करूं, मैं यूज करूं बर्नौली। अब ध्यान से सुनो, सेम बर्नौली, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही क्षैतिज रेखा पर, यानी मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं लेनी, मुझे सिर्फ इसकी कौन कौन सी ऊर्जा लेनी है। तो हम लिखते हैं बर्नौली के सिद्धांत से, बर्नौली के सिद्धांत से इस वाले बिंदु पर प्रेशर कितना है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, जो द्रव इसमें बह रहा है उसका घनत्व मान लिया रो है, ठीक है। तो रो V1 स्क्वायर, रो GH में नहीं लिख रहा, क्योंकि जितनी हाइट पे ये उतनी हाइट पे ये भी है, ठीक है। अभी अभी जो पहले पढ़ाया था, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे, प्लस P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि यहां पे द्रव किस वेग से जा रहा है, वहां पे द्रव किस वेग से जा रहा है, यानी V1 और V2 का मान निकालना है। तो देखो यहां से किसी भी एक का मान निकाल लो आप, यहां से आप किसी भी एक का मान निकाल लो, या तो V1 या तो V2। मान लो मैंने V1 निकाला, V1 हमारे पास आया A2V2 अपॉन A1, ठीक है ना। इसको डालो समीकरण नंबर 1, इसको रखते हैं बाद में, पहले इसको इधर ले आओ, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है बच्चों। P1 पे दबाव ज्यादा है, तो हमने लिखा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक, सिंपल। तो P1 माइनस P2 जो आएगा, देखो जो दाब का इनमें अंतर है, साफ साफ समझाते हैं। मान लो इसके अंदर जो द्रव भरा है, वो उसका घनत्व जो है वो कितना है, मान लो ये जो द्रव इसमें भरा हुआ है, इसका घनत्व हम ले लेते हैं रो m, मतलब कोई भी मीडियम है, कोई माध्यम है। तो ये जो दाब का अंतर आया, ये किसके बराबर आएगा, हमने पढ़ा है, ये इस लेवल पे पास्कल के नियम से दाब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं P1 माइनस P2 निकालूंगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, रो mgh, जहां पे रो जो है वो किसका घनत्व है, इसका, जो अपन ने द्रव नीचे डाला है, जो माध्यम का घनत्व है, ठीक है। जो द्रव मैंने इसमें डाला अलग होना चाहिए, घनत्व ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं रो mgh। और मुझे क्योंकि मैंने V1 का मान निकाल लिया है, तो V1 का मान मैं यहां से यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो डालने के बाद मैं आपको बता देता हूं इक्वेशन कैसी दिखेगी, रो mgh इज इक्वल टू 1/2 रो V2 की जगह V2 ही लिखेंगे का स्क्वायर माइनस 1/2 रो, और V1 की जगह कितना आ जाएगा, A2V2 अपॉन A1, तो A2V2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अब देखो पूरी इक्वेशन में V2 आ रहा है, यहां से हम V2 निकाल सकते हैं। देखो यहां से देखो दोनों में से क्या, पहले चलो इसको लिख देते हैं, पहले 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 रो V2 का स्क्वायर आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कुछ नहीं तो एक तो बचेगा ना, और यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे बच रहा है A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, रो mgh। हमें क्या चाहिए, V2 का मान, इन सबको ले जाओ उधर, ठीक है।
चलो उसको पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। देखो कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, फिर आप बोलोगे सर कहां से आया, कैसे आया। हमने लिया इसका एलसीएम, एलसीएम यहाँ बेटा a1 का स्क्वायर। अब a1 के स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो a1 स्क्वायर ही आएगा, और उसको वापस 1 से करोगे तो a1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v2 का मान, हमें क्या चाहिए, v2 का मान चाहिए भाई। तो बस v2 को यहां पे रहने दो, बाकी सब उधर ले आओ। तो देखो ये टर्म तो एज इट इज, ये 2 भाग में यहां पे जाके हो जाएगा गुणा, रो गुणा में यहां पे हो जाएगा भाग में, ये पूरी टर्म गुणा में नीचे जाके हो जाएगी भाग में। ठीक है, बेसिक सी मैथ लगाइए बस, और ये v2 का स्क्वायर बस। अब देखो ये जो नीचे वाली टर्म है ना a1 का स्क्वायर, वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो हमें यहां से क्या मिला, v2 का स्क्वायर बराबर रो 2 रो m g h इंटू a1 का स्क्वायर अपॉन रो a1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये किसका मान है, v1 के स्क्वायर का। इतना बड़ा एक्सप्रेशन निकाला है, पहले यूज करा सांतत्य समीकरण का, फिर बर्नौली के सिद्धांत का। ठीक है, P1 माइनस P2 को रो एम जीएच के बराबर रखा पास्कल के नियम से। तो आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब अपने को v1 का मान चाहिए, तो इस पूरे पर रूट आएगा। इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख देख के हो जाएगी, हैं आके खराब हो जाएगी सर, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। v2 का मान किसके बराबर आया, इस पूरे पे लगेगा बेटा रूट 2 रो एम जी एच a1 का वर्ग अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज जो है वो ये है कि a1 पे स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल सकते हो रूट के, तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 इंटू 2 रो एम जी एच अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, फर्स्ट वाले का, मतलब v2 का। अब मुझे किसका चाहिए, v1 का। तो देखो v1 का मान किसके बराबर आएगा, v1 का मान हमारे पास आ गया, क्या लिखा हमने लिखा था a2 v2 अपॉन a1। ठीक है ना, ये लिखा था, डाल दो इसको यहाँ पे, इसमें मान डालना है। तो देखो a2 एज इट इज, v1 का मान ये पूरा 2 रो एम जी एच अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। ये किसका मान है, v1 का, ये a1 कट गया। याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि v1 में आता है a2 और v2 में आता है a1, उल्टा होता है। और पीछे वाली टर्म बिल्कुल कॉपी है, जो टर्म इसमें आती है वो टर्म इसमें आती है। ठीक है ना, तो याद करना मुश्किल नहीं है। ऊपर आ रहा रो mgh और नीचे क्योंकि a1 का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा था इसलिए a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला रन भी भाई। v2 में क्या लिखना है, a1, और v1 में क्या लिखना है, a2। ठीक है, और बाकी टर्म एज इट इज है। तो ये हमने अलग अलग जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थे उस पर वेग निकाल दिया। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ दाब का मापन करना कि कितना दाब का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अलग अगर ट्यूब के अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो उस पर अपन वेग निकाल सकते हैं। देखो सब यूज हो गया, पास्कल यूज हो गया, सांतत्य यूज हो गया और बर्नौली भी यूज हो गया। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसके कुछ और एप्लीकेशन बचे हैं जो अपन करेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।